ख्वाब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग सेशन की शुरुआत डेली की तरह दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ 4 लाइनें दी गई हैं। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने वाले को होती है तकलीफें, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। मतलब असफलता ही सफलता का दरवाजा खोलती है। आपको ये निश्चित रूप से जान लेना चाहिए। अगर आप ऐसा जान रहे हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी क्रम में आप निरंतर अपने लक्ष्य के प्रति बने रहिए, यही सफलता की मूल कुंजी है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। देखिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रही मीराबाई चानू के द्वारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कौन सा पदक प्राप्त किया गया। अब यहां देखिए पहला दिया गया स्वर्ण, दूसरा सिल्वर, तीसरा कांस्य और चौथा दिया गया है ब्रॉन्ज। तो यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा। मीराबाई चानू जी ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। अब यहां हम बात कर ले राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल का, तो ये आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये बर्मिंघम में इसका आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर मीराबाई चानू, यहां से खेल को भी आपको समझना है, ये किस खेल से संबंधित है। इनका जो खेल है वो वेट लिफ्टिंग है और ये 55 किलोग्राम में इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अब यहां मीराबाई चानू जी से महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। इनका पूरा नाम क्या है? तो सुखोम मीराबाई चानू है। साथ ही साथ ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मणिपुर से संबंधित है। अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से मीराबाई चानू को कब सम्मानित किया गया था? तो 2018 में। साथ ही साथ पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 2018 में। अगर हम हाल ही में बात करें कि बीसीसी के द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो यह मीराबाई चानू इसका आंसर होगा, जो कि दोस्तों आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होगा। ये सारे प्रश्न आपकी सफलता में कहीं ना कहीं मददगार साबित होंगे, यकीन मानिए। साथ ही साथ अगर हम यहां बात करें राष्ट्रमंडल खेलों की, तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहली बार कहां आयोजित किए गए थे या कब आयोजित किए गए थे? तो 1930 में हैमिल्टन में इसका आयोजन किया गया था। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोनालू महोत्सव चर्चा में रहा, इस उत्सव का संबंध किस राज्य से है? यहां देखिए पहला दिया गया तेलंगाना, दूसरा हरियाणा, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा केरल। यहां जो सही हमारा विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही होगा। तेलंगाना राज्य से संबंधित है बोनालू महोत्सव। अब तेलंगाना से ही एक महोत्सव और भी आप ध्यान रखिए, बथुकम्मा महोत्सव का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो यह संबंध जो है तेलंगाना राज्य से है। अब तेलंगाना राज्य से है तो यहां पर हम जाने कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर नए राज्य के रूप में किस राज्य का गठन हुआ? तेलंगाना राज्य का गठन हुआ है। साथ ही साथ तेलंगाना से आपको एक प्रश्न और भी याद रखना है कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रशेखर राव जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हम यहाँ के राज्यपाल के बारे में बात करें तो तमिलसाई सौंदरराजन जी जो हैं यहाँ की राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर आपको एक प्रश्न और याद आ रहा होगा, वेदराम यात्रा ये कहां से संबंधित है? ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। और कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा मेला कौन सा लगता है? तो वेदराम यात्रा लगता है। आइए इसी क्रम में अगर हम बात करें हरियाणा से संबंधित, तो हरियाणा में हाल ही में हरियाणा के पंचकुला में खेलो
इंडिया यूथ, खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किया गया। तो यह क्रम कौन सा था? तो ये सेकंड गेम था। साथ ही साथ इसका शुभंकर क्या था? तो इसका शुभंकर जो है ये धाकड़ इसका शुभंकर था। इसमें प्रथम स्थान पे कौन था? तो हरियाणा इसमें प्रथम स्थान पर हो, मतलब खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा प्रथम स्थान पे रहा। और ये इसका आयोजन कहाँ किया गया? हरियाणा के पंचकुला में किया गया। साथ ही साथ अगर हम महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र राज्य से तमाशा नृत्य, कहाँ का नृत्य है? तो महाराष्ट्र राज्य का नृत्य क्या है? तमाशा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र राज्य से है। अगर हम बात करें केरल की तो ओणम फेस्टिवल का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। अब अगर हम बात करें अंबुबाची का मेला किस राज्य से संबंधित है? तो अंबुबाची का मेला असम राज्य से संबंधित है। कामाख्या देवी मंदिर के पास में लगने वाला जो मेला है उसे अंबुबाची मेले के नाम से जाना जाता है। साथ ही सबरीमाला मंदिर का संबंध किस राज्य से है? केरल राज्य से है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला है, हाल ही में किसे विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो देखिए पहला दिया गया नरेंद्र मोदी, दूसरा व्लादिमीर जेलेंस्की, तीसरा व्लादिमीर पुतिन, चौथा जो बाइडेन। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा दोस्तों। व्लादिमीर जेलेंस्की को विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब सबसे पहले हम जाने कि विंस्टन चर्चिल का संबंध किस देश से था? तो 1940 में इंग्लैंड के राजनेता के रूप में या इंग्लैंड की आर्थिक स्थितियों में सपोर्ट करने वाले जो नेता थे उनका क्या नाम था? विंस्टन चर्चिल। अब इस समय चर्चा में क्यों रहे हैं? क्योंकि व्लादिमीर जेलेंस्की जो हैं ये यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहे विवाद के कारण इन्होंने यूक्रेन के कठिन समय में यूक्रेन की मदद की या यूक्रेन के कठिन समय में भी ये बने रहे, इसी कारण इनको विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब यही यूक्रेन के बारे में अगर हम बात करें तो यूक्रेन की राजधानी कीव है। अब यहां से यूक्रेन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में बने हुए हैं दोस्तों, हमको रिकॉल करना है। जैसे अगर हम बात करें कि एशिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान का नाम क्या है और यह किस देश से संबंधित है? तो एशिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान, इसका नाम एंटीनोवा 225 है और यह किस देश से संबंधित था? यूक्रेन का यह था और इसको रूस ने समाप्त कर दिया या इसको नष्ट कर दिया। साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र कौन है? तो वो भी यूक्रेन में स्थित था जिसका नाम है जैपोरिजिया परमाणु केंद्र का संबंध किससे है? तो यूक्रेन से है और रूस के द्वारा इस पे भी अपना कब्जा कर लिया गया। साथ ही साथ चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध किस देश से है? तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना का संबंध यूक्रेन से है और यहाँ चेर्नोजेम नाम की एक मिट्टी पाई जाती है या काली मिट्टी पाई जाती है जो अनाजों के उत्पादन के लिए अत्यधिक उपयोगी है। इसी कारण अनाज की डलिया या रोटी की डलिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यूक्रेन को जाना जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें चेर्नोबिल परमाणु घटना कब घटित हुआ था? तो 1986 ईस्वी में घटा हुआ था। अब यहाँ अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी जी से तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें व्लादिमीर पुतिन की तो ये रूस के राजनेता हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहाँ जो बाइडेन के तो यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? तो जो बाइडेन है।
आइए दोस्तों, इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। अब यहां देखिए, पहला दिया गया 20 जुलाई, दूसरा दिया गया है 29 जुलाई, तीसरा 30 जुलाई और चौथा दिया गया है 31 जुलाई। अब यहां जो सही हमारा विकल्प होगा दोस्तों, यह विकल्प नंबर भी सही होगा। 29 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। अब यह कब से मनाया जाना प्रारंभ किया गया, तो सेंट पीटर्सबर्ग में समझौता हुआ था 2010 में, और इसी समझौता के आधार पर प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई। अब यहां से कुछ प्रश्न ऐसे हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे गए हैं, संख्या से रिलेटेड या इनके पाए जाने की प्रायिकता से लेकर। अगर हम ये देख लें तो हमारा प्रश्न गलत नहीं होगा। जैसे अगर हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहां है, तो विश्व में 70% की हिस्सेदारी बाघों की जो है, सबसे अधिक बाघों की संख्या वो भारत में है। कितनी है, तो विश्व की में जितने बाघों की संख्या है उसका 70% हिस्सा सिर्फ भारत में है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों कि भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है, तो 2967 है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो हाल फिलहाल में 33% की वृद्धि हुई है। अब यहां भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हैं, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है और यहां पर 526 बाघों की संख्या है। एक पुरस्कार दिया जाता है T×2 पुरस्कार अत्यंत ही महत्वपूर्ण है कि हाल ही में T×2 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो यह सम्मानित किया गया है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये कहां का है, तो ये तमिलनाडु का टाइगर रिजर्व है। इसे T×2 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे पहले किसे दिया गया था, तो इससे पहले पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इसे यह पुरस्कार दिया गया था। अब यही अगर हम 20 जुलाई के बारे में बात करें, तो प्रतिवर्ष 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आपको यहीं से एक प्रश्न और याद रखना है कि 44वां शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया या इसका आयोजन कहां किया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया और इसका आयोजन जो है भारत के चेन्नई में किया जा रहा है। इसका शुभंकर जो है वो थुम्बी है। ये सारे प्रश्न आपके लिए परीक्षा में मददगार जरूर साबित होंगे। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमी नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। यकीन मानिए दोस्तों, आप लगातार अपने लक्ष्य के प्रति अगर कार्य करते रहे तो कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं पाएगी। निश्चित ही आप सफल होकर आएंगे। इसी क्रम में आप बने रहिए और हम लोग इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ किया गया। तो यहां देखिए, पहला दिया गया तमिलनाडु, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा मध्य प्रदेश। दोस्तों यहां जो सही हमारा होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, तमिलनाडु राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना प्रारंभ हुआ। अब यहां हम तमिलनाडु राज्य से अगर देखें तो यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो एम स्टैलिन जी यहां के मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल जी के बारे में बात करें तो आर एन रवि जी जो हैं यहां के राज्यपाल हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना का आशय क्या है, तो कक्षा 5 या इसको
प्राइमरी स्तर पर बच्चों को नाश्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। उनका कहना यह है कि सुबह बच्चे स्कूल जल्दी आने के कारण अपने घर का नाश्ता छोड़ के आते हैं, इसी कारण विद्यालय उनको नाश्ता उपलब्ध कराएगा। और इसका उद्देश्य क्या होगा, तो इसमें पोषण युक्त नाश्ते की बात की गई है कि इन बच्चों को पोषण युक्त नाश्ता दिया जाएगा। कितने ग्राम दिया जाएगा, तो इसकी क्वांटिटी फिक्स है कि प्रत्येक बच्चे को 150 ग्राम पोषण युक्त नाश्ता दिया जाएगा। साथ ही साथ एक महत्वाकांक्षी योजना है मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना ये कई बार पूछा गया है कि मिड डे मील योजना भारत में कब प्रारंभ हुआ, तो 1995 ईस्वी में भारत में मिड डे मील योजना को प्रारंभ किया गया। अब यहां देखिए योजनाओं से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हाल ही के दिन में लेखपाल की मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया और उसमें अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें बहुत सारी योजनाएं पूछी गई जो हाल फिलहाल के दिन में चर्चा में रही। जैसे अगर हम बात करें उज्ज्वला योजना कब प्रारंभ किया गया था, तो 1 मई 2016 में बलिया से प्रारंभ किया गया उज्ज्वला योजना। अगर यहीं पर उज्ज्वला 2.0 की बात की जाए दोस्तों, तो ये 2021 अगस्त माह में कहां से, महोबा से प्रारंभ किया गया। साथ ही साथ आप उसी प्रश्न में पूछा गया था नाबार्ड के बारे में, तो 100 दिन की गारंटी रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है, तो 100 दिन की जो रोजगार गारंटी योजना है उसे क्या कहा जाता है, उसे मनरेगा के नाम से जाना जाता है। यह भी प्रश्न पूछा गया था। तो मनरेगा पहले नरेगा के नाम से प्रारंभ हुआ था, नरेगा के नाम से प्रारंभ हुआ था 2006 ईस्वी में, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसे मनरेगा के रूप में भारत में लागू किया गया। यह भी प्रश्न पूछा गया था। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जननी सुरक्षा योजना से भी प्रश्न पूछा गया था। अगर विगत दिनों का आप वीडियो उठाकर देखेंगे तो तमाम सारी योजनाओं के बारे में आपको बार बार रिकॉल कराया गया था और वहां से लगातार प्रश्न बने हुए हैं। आइए इसी क्रम में अगर हम देखें, एक महत्वाकांक्षी योजना है कौशल्या योजना या इसी को मातृ कौशल्या योजना के नाम से जाना जाता है। ये किस प्रदेश की योजना है, तो ये छत्तीसगढ़ का योजना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें अभ्युदय योजना किस सरकार की योजना है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। फ्री में कोचिंग क्लास, चाहे वो सिविल सेवा की हो, जेई की हो, नीट की हो, यह किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है अभ्युदय योजना से। स्कूल चलो अभियान कहां से प्रारंभ किया गया, तो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रारंभ किया गया। आप इन सारी योजनाओं को जरूर याद रखिएगा, आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए जरूर मदद देंगे। आइए इसी क्रम में हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को कहां लॉन्च किया गया, तो देखिए जाएगा भोपाल, दूसरा दिया गया मुंबई, तीसरा गुजरात, चौथा दोस्तों यहां दिया गया जयपुर। हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर सी सही होगा। गुजरात राज्य में अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज को प्रारंभ किया गया। अब यहां बुलियन शब्द से आपको समझना है बुलियन का आशय क्या होता है। बुलियन का यहां सीधा आशय है सोने या चांदी का वह स्वरूप जिसमें अशुद्धता नाम मात्र हो या उसमें अशुद्धता बहुत कम हो, और इसका भौतिक आदान प्रदान का आशय है कि आप बड़ी सुगमता के साथ यहां पर सोने और चांदी के शुद्धतम रूप के वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। अब यहां पर अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की गई है। किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है। साथ ही साथ ये कहां किया गया है, तो गिफ्ट सिटी में इसका
आरंभ किया गया है। साथ ही साथ अगर आपको याद आ रहा होगा तो हाल ही में हम लोगों ने बात कर रखी है गिफ्ट सिटी में न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का एक इकाई स्थापित करने की बात की गई है। तो किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात के गिफ्ट सिटी में प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें WHO के द्वारा ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की अनुशंसा की गई है। तो गुजरात के किस स्थान पे? तो जामनगर में ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर खोले जाने की बात की गई है। अगर हम बात करें तैयारी निर्यात सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? तो तैयारी निर्यात सूचकांक में गुजरात राज्य जो है वो प्रथम स्थान पे है। अब यहाँ गुजरात से महत्वपूर्ण प्रश्न देखें, अगर मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री जो यहाँ के हैं भूपेंद्र भाई पटेल हैं। अगर हम बात करें राज्यपाल के बारे में तो आचार्य देवव्रत जी यहाँ के राज्यपाल हैं। एक प्रश्न हाल ही में पूछा जा रहा है राज्यसभा की सीटों के बारे में, दोस्तों यहाँ मैचिंग में पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से राज्यसभा की सीटों के आधार पर कूट को सही करिए। तो आप धीरे धीरे हम लोग ऐसे राज्यसभा की सीटों के बारे में जान लेंगे। तो गुजरात राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 11 सीटें हैं। अब यहां पर आइए देखिए, यहां हाल ही में गुजरात में ही आपको याद होगा स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी अनावरण किया गया। ये किससे संबंधित है? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को समर्पित है। साथ ही साथ यहाँ पर केवड़िया या ये किस पे बना हुआ है? तो सरदार सरोवर डैम पे बना है। और सरदार सरोवर डैम किस पे स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। यहां से पूछा जाता है कि भारत में एशियाई शेर कहां पाए जाते हैं? तो गुजरात के गिर नेशनल पार्क में। गुजरात में गिर नेशनल पार्क के साथ साथ वंसदा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी है, आपको याद रखना है। उकाई परियोजना किस नदी पर है? तो उकाई परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। धौलावीरा जो कि यूनेस्को के द्वारा दोस्तों 40वां विश्व विरासत स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? किस संस्कृति का उदाहरण है? तो हड़प्पा संस्कृति का उदाहरण है। साथ ही साथ गुजरात राज्य से संबंधित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न को देखें। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में हर घर ऊर्जा उत्सव प्रारंभ किया गया? अब यहां देखिए, पहला हमारा विकल्प दोस्तों दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़। तो यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर ये सही होगा, महाराष्ट्र राज्य के द्वारा हर घर ऊर्जा उत्सव प्रारंभ किया गया। अब इससे क्या संबंध उद्देश्य है इनका? तो यहां जनजातीय, एक शब्द यहां आपको ध्यान देना है, जनजातीय क्षेत्रों में ऊर्जा की जो विद्युत की सप्लाई है उसका सुगमता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य ऐसे हैं जिनका एक साथ स्थापना किया गया था और ये अपना स्थापना दिवस 1 मई को मनाते हैं। इसकी गठन जो है 1 मई 1960 में किया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, तो हाल ही में महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल पथल के कारण यहां नए मुख्यमंत्री ने शपथ लिया है। कौन है? एकनाथ शिंदे जी नए मुख्यमंत्री के रूप में बने हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस जी बने हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें, यहीं पर एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि भारत का सबसे कम उम्र का विधानसभा अध्यक्ष कौन है या किस राज्य से संबंधित हैं? तो वो वो महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। उनका नाम राहुल नार्वेकर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी जी जो हैं महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल हैं। अब महाराष्ट्र से एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो गणेश उत्सव
को सबसे पहले भारत के किस राज्य में मनाया जाना प्रारंभ किया गया या किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो शुरुआत शिवाजी के द्वारा किया गया था, लेकिन उसको प्रचार जो करना है या प्रचारित करने का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। साथ ही साथ यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगर हम बात कर ले यही उत्तर प्रदेश से संबंधित, तो उत्तर प्रदेश हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में प्रथम पुरस्कार के रूप में कौन राज्य रहा है? तो उत्तर प्रदेश रहा है। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व, भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का गुरु घासी दास टाइगर रिजर्व है। जबकि 52वां टाइगर रिजर्व कौन है? तो ये रामगढ़ विषधारी जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। ये प्रश्न भी आपको याद रखने हैं। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य सेमीकंडक्टर नीति प्रारंभ करने वाला पहला राज्य बना है? तो यहां देखिए, पहला दिया कर्नाटक, दूसरा केरल, तीसरा गुजरात, चौथा मध्य प्रदेश। यहां हमारा जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा। गुजरात राज्य जो है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नीति बनाने वाला राज्य बना है। अब यहां सेमीकंडक्टर क्या होता है? अर्धचालक को सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अर्धचालक क्या होते हैं? जिसमें चालकता मतलब सुचालक गुण और कुचालक गुण पाया जाता है, उससे अर्धचालक के रूप में जाना जाता है। जैसे सिलिकॉन है, जैसे जर्मेनियम है। अब दो प्रश्न आपको यहां ध्यान रखना है कि भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है। अगर विश्व में बात की जाए तो यूएसए का कैलिफोर्निया का शहर जो है सैन फ्रांसिस्को को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ कंप्यूटर से या हार्डवेयर से या चिप संबंधी कारोबार अत्यधिक होता है। इसी कारण इसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अब कर्नाटक राज्य से आपको एक प्रश्न याद रखना है। जोग जलप्रपात का संबंध किस राज्य से है? तो जोग जलप्रपात का संबंध कर्नाटक राज्य से है। और ये किस नदी पर है? शरावती नदी पर है। आपको याद रखना चाहिए धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। और यहीं पर भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया गया। कौन सा स्थान है? लम्हेटा स्थान पे भारत का पहला जियो पार्क स्थापित किया गया। अगर हम बात करें केरल की, तो पेरियार नेशनल पार्क या इराविकुलम नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो केरल राज्य से है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। और पश्चिमी घाट किन राज्य से संबंधित है? केरल और तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। और मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर स्टेट के साथ साथ सोया सिटी के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश। आइए दोस्तों इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आएंगे? यहां देखिए, पहला दिया गया श्रीलंका, दूसरा म्यांमार, तीसरा मालदीव, चौथा भूटान। तो हमारा जो सही होगा विकल्प नंबर सी सही होगा, मालदीव। मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले है। और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो मालदीव है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो मोहम्मद इब्राहिम सोली जो हैं, ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं और भारत के 2 दिवसीय दौरे पर 1 अगस्त से आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें 76वें संयुक्त महासभा के लिए किसे चुना गया? तो 76वें संयुक्त महासभा के लिए मालदीव के वित्त मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को चुना गया है। भारत और मालदीव के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो इक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। अगर हम बात करें यहीं श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरैकोट्टे है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो रानिल
विक्रम, रानिल विक्रम सिंधे, रानिल विक्रम सिंधे हैं। अगर प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो दिनेश गुणवर्धने जो हैं यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। म्यांमार के बारे में बात करें तो म्यांमार की राजधानी न्यायपीडा है, और भूटान के बारे में बात करें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। आइए इसी क्रम में हम लोग इस सेशन के लास्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ है 15 अगस्त 2022 को भारतीय युद्धपोत INS तरकस द्वारा किस देश में झंडा फहराया जाएगा। मतलब जो आजादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग अपने भारत में मना रहे हैं, इसी के परिप्रेक्ष्य में INS तरकस के द्वारा भारतीय ध्वज या भारतीय प्रतीक, हमारी आन बान शान तिरंगा किस देश में फहराया जाएगा, इस प्रश्न के माध्यम से वो आपको बताना है। पहला दिया है सेशल्स, दूसरा रियो डी जेनेरियो, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा USA। हमारा जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर बी सही होगा, रियो डी जेनेरियो। ये किसका शहर, किस देश का शहर है, तो ये ब्राजील, ब्राजील का शहर है। और ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया जो है ब्राजील की राजधानी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहीं पर भारतीय युद्धपोत तिरंगे को कहां पर फहराएगा 15 अगस्त को, तो रियो डी जेनेरियो में। अब यहां से आपको याद रखना है ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन संकल्प, संकल्प से कौन सा युद्धपोत शामिल है, तो INS तलवार, INS तलवार का संबंध किससे है, ऑपरेशन संकल्प से है। साथ ही साथ अगर हम बात करें प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो INS बलसुरा को सम्मानित किया गया। भारत का पहला स्वनिर्मित पोत विमान, पोतवाहक विमान का नाम क्या है, तो वो विक्रांत है, विक्रांत है। इसे कहां पर बनाया गया है, तो कोचीन शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया है। आपको यही याद रखना, ऑपरेशन गंगा का संबंध किससे है, तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन गंगा से संबंधित है। साथ ही साथ अगर हम बात करें यहां पर हाल ही में प्रोजेक्ट 75 का संबंध किससे है, तो प्रोजेक्ट 75 जो है स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों का समूह है, इसी से संबंधित है आपका प्रोजेक्ट 75। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और USA की राजधानी वाशिंगटन DC है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश के नाम से जाना जाता है या गोल्डन प्लीस के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रश्न के साथ जो महत्वपूर्ण करंट था और इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बन सकते थे आपके बीच में रखे गए। ये इस उम्मीद से ये सारे बिंदुएं बताई जाती हैं कि आप इनको बार बार रिकॉल कर लें, जिससे आने वाली परीक्षा में दोस्तों आपके प्रश्न गलत ना हो। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ख्याल रखिए और अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।